हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम। सो डीएनए जो होता है वो क्रोमोसोम के अंदर किस तरह से पैक्ड होता है, इसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ ही डीएनए की पैकेजिंग को लेकर बहुत सारे मॉडल्स दिए गए, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट मॉडल है न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल। तो इस मॉडल को भी हम इस वीडियो के अंदर ही कवर करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब हम बात कर लेते हैं डीएनए की। डीएनए के अंदर क्या होती है, जीन्स होती हैं, और जीन्स वो सेगमेंट होती है डीएनए की जो प्रोटीन्स और आरएनए मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैरी करती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। और इसके साथ साथ ही जीन्स के अंदर ये भी इन्फॉर्मेशन होती है कि कब और किस टाइप के सेल के अंदर कौन सी प्रोटीन कितनी क्वांटिटी में बनानी है। जो जीनोम होता है यूकेरियोट्स का, वो उसको क्रोमोसोम में डिवाइड किया जाता है। ह्यूमन सेल की अगर हम बात करें तो इसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को अगर हम एंड टू एंड जोड़कर देखें तो हमारे पास एक 2 मीटर तक लंबा थ्रेड तैयार हो जाता है, और उस थ्रेड को हमें पैक करना होता है एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर, जिसका साइज है 6 माइक्रोन मीटर ऑफ डायमीटर। मतलब उस न्यूक्लियस का इतना छोटा सा डायमीटर है, छोटा सा न्यूक्लियस है, उसके अंदर हमने इतने लंबे थ्रेड को पैक करना है। जैसे कि आपके पास एक 40 किलोमीटर लंबा जो एक थ्रेड है और उसको पैक करना है आपने एक टेनिस बॉल के अंदर। तो इसी तरह का कुछ टास्क होता है 2 मीटर लंबे क्रोमोसोम के थ्रेड को पैक करना न्यूक्लियस के अंदर। तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं जो डीएनए के साथ बाइंड करती है, और वो डीएनए को फोल्ड करती है और उसको पैक कर देती है क्रोमोसोम में। और वो क्रोमोसोम में उसको इस तरह से पैक करती है ताकि वो उन एंजाइम्स के लिए इजीली अवेलेबल रहे जो डीएनए रिपेयर करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं, या फिर जीन एक्सप्रेशन के प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं। आपको पता है कि जो यूकेरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो डीएनए है वो क्रोमोसोम में पैक होते हैं। तो क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या आता है, उसके अंदर आता है डीएनए और वो प्रोटीन जो डीएनए को फोल्ड करती है। तो इन दोनों का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। अब डीएनए में इस प्रोटीन के अलावा कुछ और भी प्रोटीन्स होती है या फिर आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जीन एक्सप्रेशन, डीएनए रेप्लिकेशन या फिर डीएनए रिपेयर के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे हम क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमंस के केस में क्या होता है कि हर एक क्रोमोसोम की एक कॉपी होती है, मतलब हर एक क्रोमोसोम 2 कॉपीज में प्रेजेंट होता है। तो उसमें से जो हाफ होते हैं वो मदर से आते हैं और हाफ होते हैं जो वो फादर से आते हैं। तो उन क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मतलब सेक्स क्रोमोसोम को छोड़कर बाकी की जो क्रोमोसोम्स हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो नॉन होमोलोगस होते हैं, क्योंकि इसमें जो एक्स क्रोमोसोम है वो मदर का होता है, जो वाई क्रोमोसोम है वो फादर का होता है। ये एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो 2 सेक्स क्रोमोसोम्स और 44 जो ये ऑटोसोम्स जिनको हम बोलते हैं कॉमन जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इनको मिलाकर जो ह्यूमन सेल है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो अगर हम इन 46 क्रोमोसोम्स को डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन में क्रोमोसोम पेंटिंग के हेल्प से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हर एक जो क्रोमोसोम होता है उसको एक डिफरेंट कलर दिया जाता है, और हर एक क्रोमोसोम का अपना एक यूनिक पैटर्न होता है बैंडिंग का, जिसकी वजह से हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसकी नंबरिंग कर सकते हैं। ये जो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन में जो पेंटिंग का प्रोसेस है इसको माइटोसिस स्टेज में किया जाता है, क्योंकि इस स्टेज में जो हमारे पास जो क्रोमोसोम होता है वो कंडेंस्ड फॉर्म में होता है और वो इजीली विजुअलाइज होता है। तो इस तरह से जो ये 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इसको डिस्प्ले करवाया जाता है जब, तो इसका हमारे पास जो एक पिक्चर तैयार होती है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैरियोटाइप। और ये डीएनए हाइब्रिडाइजेशन जो टेक्निक है इसकी हेल्प से हम उन चेंजेस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं जो क्रोमोसोम्स के अंदर आते हैं, विद द हेल्प ऑफ अगर कोई पार्ट जो है लॉस्ट हो जाता है क्रोमोसोम का, या फिर जो कोई पार्ट जो है एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं उसको भी हम इस डीएनए हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन्स होते हैं वो कुछ एक लॉन्ग थ्रेड की फॉर्म में अरेंज होते हैं, मतलब एक उनका एक धागा होता है, लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ जीन्स। ठीक है, जो जीन्स होते हैं आपको पता है ये फंक्शनल यूनिट होते हैं हेरिडिटी की, इनके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक जो फंक्शन परफॉर्म होते हैं बॉडी में उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जीन के अंदर होती है।
तो अगर क्रोमोसोम को देखा जाए तो क्रोमोसोम का साइज बहुत बड़ा होता है। इसके कंपैरिजन में जो जीन्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, मतलब जो कोडिंग जीन्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो इसका रीज़न यह है कि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि नॉन फंक्शनल होता है। तो उस डीएनए की वजह से क्या होता है, जो क्रोमोसोम है उसका साइज ज़्यादा होता है, जबकि उसके अंदर जो जीन्स है वो कम होते हैं। तो इस एक्स्ट्रा डीएनए को हम बोलते हैं जंक डीएनए। तो इस जंक डीएनए की वजह से ही क्या होता है, जो जीनोम साइज है वो डिफरेंट होता है। इवन कि अगर सिमिलर ऑर्गेनिज्म भी है तो उनका जो जीनोम साइज है वो वाइडली वेरी करता है, क्योंकि उनके अंदर जो जंक डीएनए है इसका अमाउंट कम या ज़्यादा होता है। जैसे कि हम बात करें, एक छोटा सा डियर होता है, मतलब छोटा सा जो हिरन होता है, उसके अंदर जो जीनोम है वो 6 क्रोमोसोम में डिवाइडेड होता है। जबकि जो एक कार्प है, मतलब एक मछली जो पानी के अंदर रहती है, उसके अंदर जो जीनोम है उसका वो 100 क्रोमोसोम में डिवाइडेड है। तो मछली इतनी छोटी सी होती है तो उसके अंदर इतने ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि जो डियर है वो बड़ा होता है और उसके अंदर 6 ही क्रोमोसोम होते हैं। तो ऐसा कैसे? क्योंकि जंक डीएनए जो होता है इसका जो अमाउंट है वो हो सकता है इस केस में बहुत ज़्यादा हो, तो इसकी वजह से जो इसके जो जीनोम है इसका, उसको 100 क्रोमोसोम में डिवाइड किया गया है और इसके अंदर उसका जो अमाउंट है जंक डीएनए का वो कम है, जिसकी वजह से इसके अंदर 6 ही क्रोमोसोम्स होते हैं। जो ये जीन्स होते हैं ये किस तरह से अरेंज होते हैं, मतलब जीनोम के अंदर, तो इसको हम पता कर सकते हैं बाय एनालाइजिंग द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो ये फर्स्ट टाइम पॉसिबल हुआ 1999 में, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसको कि उसका ड्राफ्ट फर्स्ट टाइम तैयार किया गया 2001 में और इसको कंप्लीट किया गया 2004 में, ठीक है। और तो जब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, ये मतलब ह्यूमन जीनोम सिक्वेंसिंग का जो ये प्रोसेस है ये कंप्लीट हुआ, तो इसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी जो कि एक सारे ह्यूमन क्रोमोसोम्स की होती है। और ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था, इसकी वजह से कुछ जो स्ट्राइकिंग फीचर्स है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि इसकी वजह से हमें पता चला कि कितने छोटे से अमाउंट में जो जीन्स होते हैं वो कोड करते हैं प्रोटीन के लिए, ठीक है। बाकी के जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो क्या होता है, वो नॉन फंक्शनल होता है, यानी कि वो मोबाइल पीसेस होती हैं डीएनए के, जो कि इवोल्यूशन के टाइम पे जो है इधर उधर हो जाते हैं, मतलब वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होती हैं। और सेकंड, इसका हमें पता चला कि जितना बड़ा जो जीन साइज होता है उतने ज़्यादा उसमें कोडिंग सीक्वेंस नहीं होती। जैसे कि 27,000 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स का एक जीन है, उसके अंदर ओनली 1300 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि एक एवरेज साइज की प्रोटीन को एनकोड करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो नॉन फंक्शनल है, जिसको कि हम बोलते हैं नॉन कोडिंग डीएनए या फिर इंट्रॉन्स। जो ये इंट्रॉन्स होता है ये नॉन कोडिंग पार्ट होता है डीएनए का, और जो एक्सोन्स होता है वो कोडिंग पार्ट होता है डीएनए का। तो ह्यूमन जीनोम में जो ये एक्सोन और इंट्रॉन है ये कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, एक्सोन फिर एक इंट्रॉन फिर एक्सोन फिर इंट्रॉन, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होता है, इन एक्सोन और इंट्रॉन के साथ साथ जो जीन्स होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं कुछ ऐसी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस के साथ जो कि इम्पॉर्टेंट होती है जीन को टर्न ऑन करने के लिए या फिर जीन को टर्न ऑफ करने के लिए। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अनइम्पॉर्टेंट होती है। इन अनइम्पॉर्टेंट सीक्वेंसेस की वजह से जो कोडिंग सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से होती है, जिस प्रकार हमारे पास एक समुद्र है डीएनए का, उसके अंदर जो कोडिंग सीक्वेंस है वो फ्लोट कर रही है। तो इस छोटी सी सीक्वेंस को मतलब आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, ये पता लगाना कि कहाँ से ये एक्सोन जो है वो स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर ये एंड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो ये कोडिंग सीक्वेंस होती है, जिसको हम फंक्शनल सीक्वेंस भी बोलते हैं, ये कंजर्व रहती है इवोल्यूशन के टाइम पे। यानी कि जब कोई ऑर्गेनिज्म है उसका इवोल्यूशन हो रहा है तो उस टाइम पे ये सीक्वेंसेस जो होती है ये कंजर्व रहती है, यानी कि ये पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन ट्रांसफ़र होती रहती है। और जबकि जो अदर जो नॉन फंक्शनल पार्ट है डीएनए का, वो क्या होते हैं, उसमें म्यूटेशंस होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इवोल्यूशन के साथ साथ जो है आगे चलकर पता नहीं किस कौन सी पॉपुलेशन में चले जाती हैं, ठीक है। तो इन म्यूटेशन के वजह से क्या होता है, जो ये फंक्शनल सीक्वेंसेस होती है इसके अंदर भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एक कॉमन एंसेस्टर से पॉपुलेशंस निकली हैं वो आगे चलकर अलग अलग पॉपुलेशन में चली जाती हैं। जैसे कि ह्यूमन और माइस है, ये कॉमन मैमिलियर एंसेस्टर से जो है वो डाइवर्स हुए हैं, मतलब उसमें बहुत पुराने सालों की बात है,
लाखों करोड़ों साल पहले की बात है कि उस टाइम पे जो ह्यूमन और माइस थे ये कॉमन मैमिलियन एंसेस्टर से अराइज हुए थे। और ये जो नॉन फंक्शनल सीक्वेंसेस है इसमें म्यूटेशन की वजह से ये अलग अलग पॉपुलेशन में चले गए। इन नॉन फंक्शनल सीक्वेंसेस में म्यूटेशंस की वजह से जो फंक्शनल सीक्वेंसेस है उसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं और उस वजह से जो एनिमल है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है उस पॉपुलेशन से विद द हेल्प ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और उसको एक अलग पॉपुलेशन में डाल दिया जाता है। सो जो क्रोमोसोम है मतलब इसको अलग अलग स्टेट से गुजरना पड़ता है एक साल की लाइफ के साथ साथ, ठीक है। मतलब एक फंक्शनल क्रोमोसोम बनाने के लिए जो डीएनए है उसमें जीन्स को कैरी करने के साथ साथ कुछ और भी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, जैसे कि वो रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए उसमें, और रेप्लिकेट करने के बाद उसमें सेपरेट होने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जब वो सेपरेट होने के बाद उसको इक्वल अमाउंट में डॉटर सेल्स में पार्टीशन करने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये सारे जो ये इवेंट्स होते हैं ये सेल साइकिल के अंदर आते हैं। तो जो क्रोमोसोम जब रेप्लिकेट करता है तो उस टाइम पे वो इंटरफेज में होता है, ठीक है। तो इंटरफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है वो रेप्लिकेट करता है और इसके बाद ही वो माइटोसिस में, तो उस टाइम पे वो हाईली कंडेंस्ड हो जाता है और सेपरेट होता है और इसकी वजह से ही वो जो डॉटर सेल्स है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म होती है क्रोमोसोम की, इसको हम बोलते हैं माइटोटिक क्रोमोसोम, जो कि इजीली विजुअलाइज होता है क्योंकि इसमें जो थ्रेड है वो इकट्ठा होता है, तो इसकी वजह से हम इसको इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इस सेल साइकिल में जब डीएनए रेप्लिकेट नहीं हो रहा होता, मतलब कि क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं हो रहा होता, तो उस टाइम पे क्या होता है, सेल साइकिल में वो एक्सटेंड होता रहता है, वो इतना लंबा हो जाता है, एक थ्रेड बन जाता है जिसको कि हम बोलते हैं इंटरफेस क्रोमोसोम। सेल साइकिल के टाइम पे जो सेल है वो इंटरफेस क्रोमोसोम में ही अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइफ है वो स्पेंड करता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डीएनए है, डीएनए में जीन्स को कैरी करने के साथ साथ कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए जो कि उसको रेप्लिकेट कर सके, उसको रेप्लिकेट करने के बाद उसमें सेपरेशन करवा सके, सेपरेशन के बाद जो है उनको अलग अलग डॉटर सेल्स में भी ट्रांसफर कर सके, ठीक है। तो ये फंक्शंस होते हैं सारे, इसको कंट्रोल करती है कुछ स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, ठीक है। तो ये जो स्पेशलाइज्ड सीक्वेंसेस होती है ये 3 टाइप की होती है। इसमें सबसे पहला आता है हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन ऑरिजिन। मतलब एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन ऑरिजिन है, यहाँ पे मान लो सेंट्रोमियर है और यहाँ पर मान लो आप हमारे पास क्या है, टीलोमियर है। तो ये जो 3 सीक्वेंसेस होती है ये इंपॉर्टेंट होती है इन फंक्शंस के लिए। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन ऑरिजिन है ये डिसाइड करता है कि यहाँ से डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है, और इसके साथ ही दूसरा जो सीक्वेंस है वो है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या करता है, जब रेप्लिकेशन हो जाती है डीएनए की, उसके बाद जो 2 डॉटर सेल्स होते हैं उनकी तरफ को ये खींचता है उस कॉपी को, मतलब एक एक कॉपी को ये दोनों की तरफ खींचता है, तो उसका काम करता है सेंट्रोमियर। अब जो टीलोमियर है ये क्या करता है, ये क्रोमोसोम के एंड को डिफाइन करता है, मतलब जो क्रोमोसोम है कि यहाँ पर ये एंड हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके एंड पे और स्टार्टिंग में जो टीलोमियर्स है वो प्रेजेंट होते हैं। और टीलोमियर्स ही वो सीक्वेंसेस होती है जो क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करती है जब डीएनए रिपेयर मशीनरी जो है डीएनए की रिपेयर कर रही होती है। तो इसमें क्या होता है, जब डीएनए रिपेयर मशीनरी आती है और वो डीएनए की रिपेयर करती है, तो अगर ये टीलोमियर्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो सोचेगी कि ये कोई डीएनए का ब्रोकन पार्ट है और वो उसको रिपेयर कर देगी। अगर ये टीलोमियर्स प्रेजेंट होंगे तो उसको पता चल जाएगा कि क्रोमोसोम यहाँ पर एंड हो रहा है, तो इस वजह से जो टीलोमियर्स है ये प्रोटेक्ट भी करते हैं क्रोमोसोम के एंड को। अब जो डीएनए मॉलिक्यूल ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के अंदर, जैसे कि यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स में जो स्पेशल वे होता है इस डीएनए को क्रोमोसोम के अंदर पैक करने का, जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन क्रोमोसोम 22, ठीक है। इसके अंदर 48 मिलियन न्यूक्लियोटाइड पेयर्स होती हैं, जो कि अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो ये 1.5 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं, और अगर हम इसको ऑब्जर्व करें माइटोसिस स्टेज में तो ये 2 माइक्रोन मीटर तक ही लंबे होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा जो हमारे पास क्रोमोसोम है वो माइटोसिस में इतना छोटा, इतना कंडेंस्ड हो गया, तो ये किस वजह से पॉसिबल हुआ। तो इस कॉम्प्रेशन रेशो को अगर हम अप्रोक्सीमेट मानकर चलें तो ये 10,000 फोल्ड के बराबर है, मतलब 10,000 फोल्ड अगर हम इस डीएनए को करेंगे तो हमारे पास इतना छोटा सा क्रोमोसोम तैयार होगा। तो इस कॉम्प्रेशन रेशो के लिए जो प्रोटीन्स होती है वो वही प्रोटीन होती है जो डीएनए को फोल्ड करती है।
और इसी तरह हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पे सेल हमारा स्पेंड करता है, यानी कि जो इंटरफेस क्रोमोसोम होता है वो भी कुछ हद तक जो है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है, यानी कि वो भी 500 फोल्ड तक जो है वो कॉम्पैक्ट होता है। तो ये किस तरह से कॉम्पैक्ट होता है, इसके लिए आपको ज़रूरी होता है न्यूक्लियोसोम को जानना। तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है? न्यूक्लियोसोम एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है डीएनए को पैक करने की यूकेरियोट्स में, ठीक है। न्यूक्लियोसोम के अंदर आता है डीएनए और प्रोटीन। इसमें जो प्रोटीन होती है वो दो टाइप की होती है, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। सो हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, इसको मिलाकर जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। सो न्यूक्लियोसोम जो है इसकी डिस्कवरी हुई थी 1974 में। उस टाइम पे क्या किया गया, जो इंटरफेस न्यूक्लियाई है उसको तोड़ा गया और उसको जेंटली ओपन किया गया, फिर उसके बाद उसको एग्जामाइन किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया कि जो ये क्रोमैटिन है ये एक धागे की तरह प्रेजेंट है, जिसका कि डायमीटर है 30 नैनोमीटर। तो उसके बाद इसको एक फर्दर ट्रीटमेंट दिया गया है, जिसकी वजह से जो ये क्रोमैटिन है ये थोड़ा सा अनफोल्ड हो जाए। और जब ये अनफोल्ड हुआ तो उसके बाद इसको फिर से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया, तो उसमें पता चला कि जो ये क्रोमैटिन है ये एक सीरीज ऑफ बीड्स की तरह दिख रहा है स्ट्रिंग के ऊपर, मतलब धागे में जो मोती होते हैं उसकी तरह ये हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें कि जो धागा है वो क्या है, हमारा डीएनए है, और जो बीड्स है वो न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल्स है। सो न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को और डिटेल में जानने के लिए उन्होंने क्या किया, जो ये अनफोल्डेड क्रोमैटिन थी इसको आइसोलेट किया, ठीक है, और उसके बाद इसको डाइजेस्ट करवाया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एंजाइम वो एंजाइम होता है जो डीएनए को ब्रेक करता है, मतलब उसको डिग्रेड कर देता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो न्यूक्लियोसोम पार्टिकल्स थे उसके बीच में जो डीएनए था जो उनको लिंक करा था आपस में, मतलब जो लिंकर डीएनए था वो डिग्रेड हो गया। जब वो डिग्रेड हो गया तो हमारे पास आ गया एक सिंपल सा न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल। अब इस न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल को एनालाइज किया तो उनको पता चला कि इसमें क्या है, इसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन का ये कॉम्प्लेक्स है, जिसके ऊपर की डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है वो रैप्ड है। इसको हम थोड़ा डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये क्रोमैटिन है जो अनफोल्डेड फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आप देख सकते हैं कि आपको एक माला में जैसे मनके होते हैं उस तरह से ये दिखाई दे रहा है। तो इसमें अगर हमने इसको एनालाइज करना है तो इसको और डीप में स्टडी करने के लिए क्या किया गया, इस क्रोमैटिन को डाइजेस्ट करवाया गया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एंजाइम ने क्या किया, जो ये डीएनए था, मतलब जो दो न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ रहा है, इसको उसने डिग्रेड कर दिया, जिसको कि हम लिंकर डीएनए बोलते हैं। तो जब ये डिग्रेड हो गया तो हमारे पास आ गया एक सिंपल सा न्यूक्लियोसोम। और इस न्यूक्लियोसोम को फर्दर जो है हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन के साथ जो है इसको अलग अलग किया गया, मतलब जो डीएनए है इसको अलग किया गया और जो बीच में जो ऑक्टामर है इसको अलग किया गया। तो इसको अलग करने के बाद पता चला कि जो ये हिस्टोन ऑक्टामर है इसमें H2A, H2B और H3 एंड H4 ये 4 टाइप की प्रोटीन जो होती है इसकी दो कॉपीज होती है, जिनको मिलाकर हमारे पास बनता है ऑक्टामेरिक हिस्टोन कोर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ये H3 और H4 जो हिस्टोन प्रोटीन है ये इस तरह से ज्वाइंट होती है और ये डाइमर फॉर्म करती है, ठीक है। तो जो ये दो डाइमर है ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर फॉर्मेशन होती है टेट्रामर की। और टेट्रामर के बाद क्या होता है, ये यहाँ पे भी डाइमर फॉर्म होते हैं। टेट्रामर के बाद ये इस डाइमर के साथ अटैच होता है, फिर दूसरे डाइमर के साथ अटैच होता है, और इस प्रकार से हमारे पास 8 जो है प्रोटीन वो असेंबल हो जाती है, और जिसकी वजह से फॉर्मेशन होती है ऑक्टामेरिक हिस्टोन कोर की। और ऑक्टामेरिक जो हिस्टोन कोर है इसके ऊपर जो है ये डीएनए है वो रैप होता है। आप जब इस हिस्टोन कोर के ऊपर जो है इस डीएनए को चिपकना होता है, मतलब इसके साथ जब ये रैप होना होता है, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए इस हिस्टोन कोर के पास कुछ ऐसे हिस्टोन प्रोटीन्स होती है जिनके पास की लाइसिन और आर्जिनाइन अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनके पास की बेसिक साइड चेन्स होती हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होती हैं, ठीक है। और जो ये डीएनए है इसमें क्या होता है, इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज की जो अमाइनो एसिड्स है ये इस नेगेटिव चार्ज के डीएनए के साथ बाइंड करेंगे तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा,
जो ये डीएनए है, मतलब किसी भी सीक्वेंस का डीएनए है, वो इसके साथ इजीली अटैच हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो 142 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म होते हैं बिटवीन द हिस्टोन प्रोटीन एंड द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ फॉस्फोडाइस्टर जो बैकबोन है वो डीएनए की, उसके बीच में 142 हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और इसी तरह से जो ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है वो बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो ये न्यूक्लियोसोम है इसके ऊपर जब डीएनए एक बार ये रैप हो गया तो ये दोबारा से अनरैप नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये इसके ऊपर रैप हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये 1 सेकंड में 4 बार जो है वो अनरैप होता है। मतलब ये 250 मिली सेकेंड के लिए इसके ऊपर रैप्ड रहता है, उसके बाद ये अनरैप होता है 10 से 50 मिली सेकेंड के लिए। तो जब ये अनरैप होता है तो उस टाइम पे जो भी एंजाइम जो डीएनए रेप्लिकेशन वाले हैं या फिर डीएनए रिपेयर वाले हैं वो इसके ऊपर अटैच हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये दोबारा से री रैप हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक जो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होती है जब ये अनरैप होता है तो यहाँ पर आकर वो बाइंड कर जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब ये यहाँ पर बाइंड होगी तो आगे का जो प्रोसेस है, चाहे वो डीएनए रिपेयर का है चाहे डीएनए रेप्लिकेशन का है, वो कंटिन्यू होगा, ठीक है। लेकिन यूकेरियोट्स में क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोसेसेस भी होते हैं जिनके लिए इसके फर्दर जो लूजनिंग है वो इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब उसको ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो लूज करना पड़ता है इस डीएनए को। तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऐसे क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जैसे कि एटीपी डिपेंडेंट क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस। तो ये दो तरह से इसके ऊपर बाइंड करते हैं। पहला कि अगर मतलब जो एटीपी डिपेंडेंट रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस है, ये एटीपी को यूज़ करके क्या करते हैं, उसकी एनर्जी यूज़ करते हैं और उसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, या तो जो ये हिस्टोन कोर है इसका ये हाफ पार्ट है उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। और इसकी वजह से क्या है, जो डीएनए है वो इसके लिए इजीली अवेलेबल हो जाएगा। या फिर दूसरे केस में क्या होता है कि ये पूरे के पूरे न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल को ही रिमूव कर देती है, तो इस वजह से जो डीएनए है वो भी इजीली अवेलेबल हो जाता है फॉर द फर्दर प्रोसेसेस। अब आप सोच रहे होंगे कि जो ये न्यूक्लियोसोम है, मतलब जो न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन होती है क्रोमेटिन में, वो किस तरह से इसको पता चलता है कि इसी जगह पे मुझे चिपकना है, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर पोजिशनिंग है वो डिसाइड करती है कुछ प्रोटीन्स, ठीक है। मतलब कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, तो इसमें से जो कुछ प्रोटीन्स होती है वो इस तरह से करती है न्यूक्लियोसोम को कि उसके साथ में आकर वो मतलब न्यूक्लियोसोम है वो अटैच हो। मतलब यहाँ पे प्रोटीन है, इसके साथ न्यूक्लियोसोम अटैच हो गया। और कुछ एक ऐसी होती है जो ऑब्स्टेकल क्रिएट कर देती है, मतलब बाउंड्रीज बना देती है कि इसके बीच में आकर ही तुझे अटैच होना है। तो इसकी वजह से जो न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल्स है ये एग्जैक्ट पोजीशन पर आकर ही अटैच होती हैं। अब बारी आती है डीएनए पैकेजिंग के मॉडल की, जिसको कि हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल। तो न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल में क्या होता है, जैसे आपके पास ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इस क्रोमोसोम को के अंदर क्या क्या है उसको हम देखेंगे इस न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल में कि किस तरह से ये क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है। तो हमने मान लीजिए इसका इतना सा पार्ट ले लिया, तो अब हम इसके इतने से पार्ट को अगर एनालाइज करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह से हाईली कॉइल्ड फॉर्म में है। जब इसको इस तरह से पैक किया जाता है दोनों को साथ में, तो ये इस तरह से अरेंज होता है, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। जो ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है ये हेटेरोक्रोमेटिन है। और अगर हम इसको थोड़ा सा अनफोल्ड करके देखें और डीप में जाकर देखें तो ये इस तरह से अरेंज होता है। मतलब जो ये चीज़ है ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से अरेंज होती है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन, ठीक है। अब अगर हम इस यू क्रोमेटिन को देखें तो ये इस तरह से जो है स्कैफोल्ड लूप की शेप में अरेंज होते हैं, मतलब इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है। और अगर हम मतलब अब ये लूप आगे हमारे पास, ये जो लूप है इसको अगर हम इतने से पार्ट को थोड़ा डिटेल में और डीप में देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस तरह का हमारे पास एक स्प्रिंग सा दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ये समझ नहीं आएगा क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियोसोम पार्टिकल्स है वो आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इमेजिन कर लीजिए कि इस तरह से जैसे कॉइल फॉर्म होती है उस तरह से ये यहाँ पर अरेंज है, जिसके ऊपर का जो एक टर्न है यहाँ पर हमारे पास 6 न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल्स जो है वो अरेंज होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉइल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम इसमें से एक इतनों से पार्ट को लेकर देखेंगे तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर सामने आएगा। तो इसके
इसके अंदर जो ये न्यूक्लियोसोम है और इसके ऊपर डीएनए इस तरह से रैप्ड होता है। और अगर हम इस डीएनए को और डिटेल में देखेंगे डीपली तो हमारे पास इस तरह से डबल हेलिक्स फॉर्म में अरेंज जो डीएनए है वो हमारे को मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो इसमें दिखाया गया है कि क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है वो किस तरह से पैक्ड होता है। पहले डीएनए इस तरह से होता है, उसके बाद वो इन बीड्स के ऊपर जो है वो रैप हो जाता है, फिर उसके बाद इन बीड्स को जो ये माला है मतलब इसको भी कॉइल कर दिया जाता है इस तरह से स्प्रिंग की फॉर्म में। फिर उसके बाद जो ये स्प्रिंग है ये इस तरह से स्प्रिंग जो है ये इस लूप की फॉर्मेशन करता है। और इसके बाद अगर इस लूप को भी और टाइटली पैक कर दे तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। और इस स्ट्रक्चर को अगर और कॉम्पैक्ट कर दे तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है एक क्रोमोसोम की। ठीक है, तो इस तरह से जो डीएनए है ये क्रोमोसोम के अंदर पैक्ड होता है। सो ये था आज का टॉपिक कि किस तरह से जो डीएनए है वो क्रोमोसोम के अंदर पैक्ड होता है और डीएनए पैकेजिंग का मॉडल जो है न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।